आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी त्रिपलएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? ऑप्शन दिया गया है शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया था। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, किसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है दयानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवा संघ एक अखिल भारतीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1932 में, कब की गई थी इसकी स्थापना? सन 1932 में गांधी जी ने हिंदू समाज से अस्पृश्यता को मिटाने के उद्देश्य से किया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और सचिव प्रसिद्ध गांधीवादी ठक्कर बापा थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, संगमरमर क्या है? यहाँ पर बताना है संगमरमर क्या है। अवसादी चट्टान, तलछटीय चट्टान, कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कायांतरित चट्टान। संगमरमर क्या है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर की रचना चूना पत्थर से ताप परिवर्तन के कारण होती है। दबाव के कारण लाइमस्टोन शैल बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चली जाती है। दबाव के कारण चट्टान में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट व अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं, जिनका आकार लगभग एक सा रहता है और एक नवीन शैल, जिसको संगमरमर कहा जाता है, उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर बताना है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते ऑप्शन में दिया गया है मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडक उपनिषद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य भी मुंडक उपनिषद से ही लिए गए हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें जो मनुस्मृति दी गई है, ये सबसे प्राचीन स्मृति है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इसमें बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? कटक, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि। तो यहाँ पर कटक जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा भिन्न है। कटक जो ऑप्शन दिया गया है वो भिन्न है। क्यों भिन्न है? चेन्नई, मुंबई और कोच्चि, इन तीनों जगह पर देखा जाए तो बंदरगाह है, लेकिन कटक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बंदरगाह नहीं है। तो बंदरगाह की दृष्टि से देखा जाएगा तो चेन्नई में, मुंबई में और कोच्चि में बंदरगाह है, जबकि कटक में नहीं है। इसीलिए कटक जो है अन्य से भिन्न है। देखिए आगे दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आगे उत्तर देना है। भविष्य की दुनिया पर ज्ञान और ज्ञानवानों का अधिकार होगा, इसलिए शैक्षिक नीतियों को उन मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तनों का अभिन्न अंग होना चाहिए, जिनके बिना नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सपना मात्र रह जाएगी। इसका लक्ष्य उन भागवादी विचारों का सफाया होना चाहिए जो यह प्रचारित करते हैं कि निर्धनता प्रकृति की देन है
और यह कि अभावग्रस्त लोगों को उसी तरह निर्धनता को सहना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं को। उन लोगों की बुद्धि ठीक करनी चाहिए जो निर्धनता की खोखली आध्यात्मिकता में आत्मसंतोष ढूंढते हैं, और उनको भी जो समृद्धि को उपभोक्तावादी संस्कृति में जीवन का अर्थ और उद्देश्य देखते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया। इसी को पढ़ करके आगे जो प्रश्न है उस प्रश्न का हम लोगों को उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, उपरयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो गद्यांश दिया गया था इसके लिए हमको बताना है कि इसके लिए उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि इसमें शिक्षा प्रणाली और असमानता शीर्षक निकल करके आ रहा है। आधुनिक युग से उसमें कोई मतलब नहीं है, विकसित और विकासशील देश से भी कोई मतलब नहीं है, केवल क्या बात आ रही, शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली और असमानता जो होगा उस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। 7वां नंबर हम लोग देखेंगे, भविष्यवादी प्रतिमानों को ठीक न करने का मुख्य परिणाम क्या होगा। भविष्यवादी प्रतिमानों को ठीक न करने का मुख्य परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर उसमें लिखा है, अगर पढ़ेंगे तो दुनिया 3 भागों में बढ़ जाएगी। दुनिया कितने भागों में बढ़ जाएगी? दुनिया 3 भागों में बढ़ जाएगी। 8 नंबर दिया गया है, लेखक किन लोगों की बुद्धि ठीक करने की बात करता है। तो लेखक ए और बी दोनों लोगों के बुद्धि को ठीक करने की बात करता है, जो निर्धनता की खोखली आध्यात्मिकता में आत्मसंतोष ढूंढते हैं उनको भी, और जो समृद्धि को उपभोक्तावादी संस्कृति में जीवन का अर्थ और उद्देश्य देखते हैं उनको भी। दोनों की बुद्धि ठीक करने की बात वो अपने इस लेख में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक युग की त्रासदी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की त्रासदी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरी और चौथी दुनिया में बट रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तीसरी और चौथी दुनिया में बट रही है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवादी विचार क्या प्रचारित करते हैं। यहाँ बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवादी विचार क्या प्रचारित करते हैं। तो यहाँ पर निर्धनता प्रकृति की देन है। क्या निर्धारित करते हैं? निर्धनता प्रकृति की देन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर दिया गया है, हाल ही में किस देश को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी दी गई। यहाँ पर बताना गया है, करंट का है, हाल ही में किस देश को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2001 की मेज़बानी दी गई है। ऑप्शन दिया गया है नेपाल, चीन, रूस और सर्बिया। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सर्बिया को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी दी गई है। वर्ष 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर्बिया में होगी, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेज़बानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बताना है इसमें हम लोगों को, करंट का प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कि जर्मनी है, रूस है, जापान है या चीन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है, जर्मनी के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सारंगी, पखावज, तबला या सितार वादन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है, तबला। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। अन्य प्रमुख तबला वादक की अगर बात की जाए तो शामता प्रसाद, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह आदि अन्य प्रमुख वादक हैं। और अगर अन्य प्रमुख वाद्य यंत्रों के वादक
की बात की जाए तो सारंगी में अगर देखा जाए तो उस्ताद बिंदु खां, पखावज में अगर देखा जाए तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, और सितार वादक में अगर देखा जाए तो पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन, उमाशंकर मिश्रा, शाहिद परवेज आदि हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, प्रश्न नंबर 14 दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, हिज फादर इज, और उसके बाद में ब्लैंक है MLA। यहाँ पर बताना है कि बीच में किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, एन MLA लिखा जाएगा। हिज फादर इज एन MLA, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां और सुरेश का स्थान दाएं से 9वां है। उनके द्वारा स्थानों को अदल बदल करने से सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो मनीष का नया स्थान क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि जो मनीष का नया स्थान है वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनीष 9वें स्थान पर होगा। मनीष किस स्थान पर होगा, मनीष 9वें स्थान में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को आपस में स्थान बदल लेने पर एक के स्थान में जितनी कमी अथवा वृद्धि होती है दूसरे के स्थान में उतनी ही कमी अथवा वृद्धि होगी। अगर देखा जाए तो सुरेश पहले 9वें स्थान पर था और उसके बाद 18वें स्थान पर आ गया, अर्थात उसके स्थान में 9 की वृद्धि हुई है, अतः मनीष के स्थान में भी 9 की वृद्धि होगी। तो मनीष का स्थान क्या हो जाएगा, 9 + 9 मिलकर के 18 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। मंदिर मंदिरा, तो मंदिर हम लोग जानते हैं देवालयों को कहा जाता है। मंदिर किसको कहा जाता है, देवालयों को कहा जाता है। और जो मंदिरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, मंदिरा शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मंदिरा की जगह पर होना चाहिए, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, इसको मंदुरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मंदुरा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, देवालय और अश्वशाला। क्या हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला, चूंकि मंदिर मतलब देवालय होता है और मंदुरा मतलब क्या होता है, अश्वशाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि शेष 2 संख्याएं जो हैं उनका औसत क्या है। तो उनका औसत निकल करके आएगा 8। मैथ के जो भी प्रश्न मिल रहे हैं या रीजनिंग के जो भी प्रश्न मिल रहे हैं, इसका एक अलग से हम वीडियो आप लोगों को देंगे, जिसमें इस जो मैथ के क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें सॉल्व करके सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो 17 नंबर में देखिए, कुल 8 संख्याओं का योगफल अगर हम लोग देखेंगे तो 8 × 14 करेंगे तो 112 मिलेगा। और अगर 6 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो 6 × 16 = 96 मिलेगा। अब शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 112 - 96/2 कर देंगे तो हम लोगों को 8 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 8 जान रहे हैं। फिर अगले वीडियो में हम जितने भी मैथ के या रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके उनका एक वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, अमोनिया और नाइट्रोजन जो दिया गया है वो हम लोगों का गलत आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है कराने का, जिलाधिकारी, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957, ये भी पंचायती राज से संबंधित है।
अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दिया गया है 20 से 24। नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग अकादमियों से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या दी गई है। इनका भली भांति पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको हम दिखा दे रहे हैं। वर्ष 2007 में सभी अकादमियों में से कुल मिलाकर पास होने वाले अधिकारियों की औसत संख्या कितनी थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल अधिकारियों की औसत संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3660। इसके बाद 21 नंबर है, वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक किस अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है किसमें सतत वृद्धि हुई है। तो नौसेना में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नौसेना में सतत वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 22 है। 22 देख रहे हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 22 है, दिया गया है वर्ष 2006 में वायुसेना अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या तथा वर्ष 2009 में तटरक्षक अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा हम लोगों का वो 3:13 का होगा। कितने का होगा? 3:13 का होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2006 में बीएसएफ अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या सभी वर्षों में थल सेना अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट है, 22% है, 22% है। 24 नंबर है, सभी वर्षों में मिलाकर किस अकादमी के पास होने वाले अधिकारियों की कुल संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट होगा, थल सेना। थल सेना के अधिकारियों की कुल संख्या अधिकतम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। यहाँ पर बताना है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही हो जाएगा, तुर्क। 26 दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऑप्शन दिया गया है सीआरदास, दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों का? डी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में सन 1889 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन से प्रारंभ किया था। गोखले जो है वो उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। गरम दल के लोगों ने इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं अंग्रेजों ने छिपा हुआ राजद्रोही कहा। इनको दो उपाधि भी गरम दल के लोगों ने और अंग्रेजों ने दी। गरम दल के लोगों ने इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी और अंग्रेजों ने छिपा हुआ राजद्रोही कहा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल जो हैं अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्षा स्तरी। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, वर्षा स्तरी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, नीली क्रांति संबंधित है। बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वो मछली पालन से संबंधित है। अगर हम लोग वहीं बात करें कृषि उत्पादन की तो हरित क्रांति होता है। अगर दूध की बात करेंगे तो दूध के लिए हम लोग जानते हैं कि श्वेत क्रांति होती है, और अगर अंडे उत्पादन की बात होगी तो वहाँ पर रजत क्रांति होगी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ पर बताना है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीड़ करता है शून्य होगा, और न्यायालय को ये शक्ति होगी उसे शून्य घोषित करे।
अनुच्छेद 32 एवं 226 के अनुसार उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की रिटें निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 हम लोगों को दिया गया है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 206। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, 206 है। अगला प्रश्न मैथ का दिया गया है, रूट 625 प्लस रूट 84 कितना होगा। रूट 625 और रूट 84 जो है वो हमारा 47 के बराबर होगा। इस सारे प्रश्नों का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा है। इसमें बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन में दिया गया है दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गरिमा शब्द जो है वह एक स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 33, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये एकदम सही है, इंटरफेरेंस। और इसी से इंटरफेयर शब्द से बना हुआ है, जिसके हम लोग कहते हैं दखलंदाजी। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो सही है, बाकी के वर्ड जो दिए गए हैं वो गलत वर्ड हैं। अब अगर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, 33 के बाद में 34 प्रश्न को 34 नंबर दिया गया है, सितंबर 5, 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। इसमें बताना है कि कौन सा दिन होगा 15 सितंबर 2212 को। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करके इसको सॉल्व करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मंगलवार होगा। इसके बाद में अगला है, माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है। यहाँ पर बताना है हम लोगों को कि माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आर.के. नारायण, सुनील गावस्कर, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन सही है, आर.के. नारायण। माई डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं, आर.के. नारायण हैं। अगर बात किया जाए तो सुनील गावस्कर का जो पुस्तक है वो आइडल्स और सनी डेज है। सुखवंत सिंह की अगर बात करें हम लोग, खुशवंत सिंह की, तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स और इंदिरा गांधी बढ़ते कदम। सलमान रुश्दी की अगर बात करें तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सैटेनिक वसंस आदि इनकी रचनाएं हैं। आर.के. नारायण की और किसी रचना की बात की जाए तो माई डेज तो इसमें ही है, द डार्क होम, मालगुडी डेज और गाइड आदि आर.के. नारायण की रचना है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता। यहाँ पर बताना है कि भारत ने जो है वो हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था। ऑप्शन दिया गया है 1924, 1928, 1932, 1936। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा, वर्ष 1928 अर्थात 9वां ओलंपिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1928 9वां ओलंपिक। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है मेकांग नदी, अमूर नदी, लियाओ नदी और सियांग नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, मेकांग नदी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, मेकांग नदी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोगों का 38 दिया गया है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पर रखा गया है, 25वें, 50वें, 43वें या 53वें, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बता दें कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 53वें स्थान पर रखा गया है। अगर देखा जाए तो किस स्थान पर रखा गया है, 53वें स्थान पर रखा गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। ऑप्शन दिया गया है हर्ष, स्कंदगुप्त और उसके बाद में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 39 प्रश्न 39 प्रश्न देखा। इस सेट में 100 प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे, जिसमें 39 प्रश्न आज करा दिया गया है। शेष प्रश्न हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे।